बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम माइक्रोस्कोप है। हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और देन फिर इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। भाई ये जो वर्ड माइक्रोस्कोप है ये हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें माइक्रो लफ्ज़ का मतलब होता है स्मॉल और स्कोपियन लफ्ज़ का मतलब होता है टू सी। तो बाज़ औक़ात कभी कभी आप लोगों की टेस्ट में पूछ लिया जाता है और हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते लेकिन ये चीज़ें हमारी टेस्ट में आ जाती हैं। अच्छा देखिए, माइक्रोस्कोप को जो सबसे पहले इन्वेंट किया था ना वो डेविड जेनसन ने किया था 1590 के अंदर। फिर उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करने वाला कौन था? गैलीलियो था, जिसने 1610 के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से क्या किया था? डिजाइन किया था। अच्छा, माइक्रोस्कोप को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि भाई माइक्रोस्कोप हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या हमारा सेल है, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर हैं, ब्लड की कंपोजिशन है, तो ये सारी चीजें हम माइक्रोस्कोप पे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ये कहता है द नॉलेज अबाउट द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये जो हमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर की जो नॉलेज मिली थी, यानी जो ऑर्गेनील्स की, जिसको आज आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हो, गोल्जी बॉडीज कहते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो, राइबोसोम्स कहते हो, ये नॉलेज आपको कहाँ से मिली थी? आपने इनका स्ट्रक्चर, आपने इनका फंक्शन, ये सब कुछ कैसे पढ़ा? बाय द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप से मुराद है जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या किया? डिस्कवर्ड किया, तो उसके बाद हमने ऑर्गेनील्स के बारे में भी एक अच्छी खासी हाव हासिल की। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि माइक्रोस्कोप जो है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा देखो, माइक्रोस्कोप की स्टडी को कहा जाता है माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोपी के वैसे तो दो इंपॉर्टेंट मकसद होते हैं, लेकिन हम कह देते हैं कि इसके तीन जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। मैग्निफिकेशन है, रेजोल्यूशन है और कंट्रास्ट है। हम ज्यादातर कंट्रास्ट को काउंट नहीं करते, जस्ट मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन को क्या करते हैं? काउंट करते हैं, क्योंकि कंट्रास्ट फिर एक अलग चीज हो जाती है। मैं समझाता हूँ कंट्रास्ट क्या होता है। पहले हम देख लें कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन किसे कहा जाता है। अच्छा देखिए, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप लोगों ने सुना होगा। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है आप उसकी साइज को क्या करने लगे हैं? इंक्रीज करने लगे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को आप क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उससे मैग्नीफाई कर दिया है। और ये मैग्निफिकेशन की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? माइक्रोस्कोप के अंदर होती है। जिस तरह से आपके पास फिजिक्स के अंदर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ना, चीजों को मैग्नीफाई करके, बड़ा करके देखने के लिए, सेम इसी तरीके से माइक्रोस्कोप का एक काम ये होता है कि वो मैग्निफिकेशन देता है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख रहे हैं, तो वो आपको उसकी साइज को क्या करके दिखाता है? इंक्रीज करके दिखाता है। ये कहता है कि इन लाइट माइक्रोस्कोप, जो हमारे पास लाइट आर्म से माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन का मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, फिर वो सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गेनील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको कितना मैग्नीफाइड कर सकते हो? एज मच एज 10,000x। यानी कि जो चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हो, जो आपको नजर भी नहीं आ रही, वो आपको 10,000 गुना क्या करके दिखाएगा? बड़ी करके दिखाएगा। ये माइक्रोस्कोप की पहली जो है एबिलिटी होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रेजोल्यूशन है। अब रेजोल्यूशन को मैं हमेशा ऐसे बताता हूँ, एक तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, ये मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आप मेरी बात सुने, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, एक होता है इमेज को बड़ा करना और दूसरा होता है इमेज को क्लियर करना। हमारे पास आपने मोबाइल देखे होंगे, तो मोबाइल के अंदर इमेज हमें बड़ी तो मिल जाती है, लेकिन हमें इमेज की क्लियरिटी चाहिए होती है, यानी कि वो इमेज हमें बिल्कुल क्लियर चाहिए होती है। तो इमेज की वो जो क्लियरिटी है, यानी कि मोबाइल के अंदर वो जो एबिलिटी होती है ना, कि वो आपको इमेज बड़ी करने के साथ साथ वो इमेज आपको क्लियर करके दिखाए, तो वो जो इमेज की क्लियरिटी है ना, वो रेजोल्यूशन कहलाती है। तो क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू सेपरेट द टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी माइक्रोस्कोप की वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी कि वो आपको दो एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके दिखाए, क्लियर करके दिखाए, उसे क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं द डिग्री ऑफ फाइनेंस वेयर इमेज कैन प्रोड्यूस। वो जगह जहां पे इमेज प्रोड्यूस हो जाए, बिल्कुल क्लियर इमेज आ जाए, उसको क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन कहा जाता है। और आपने याद रखना है, जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होता है ना, उसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है? 500 टाइम्स बेटर होती है अनएडेड ह्यूमन आई से। जो कि सेल को तो जिसको हम रेजोल्यूशन करके देखा जा सकता है, लेकिन जो सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, जिन्हें ऑर्गेनील कहा जाता है, उनके लिए 500 टाइम्स रेजोल्यूशन जो है वो बेटर नहीं होती।
तो उनके लिए हमें चाहिए 10,000 टाइम्स जो है रेजोल्यूशन, और वो हमें कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आपने याद रखना है, मोस्टली जो हम ऑर्गेनील्स की स्टडी करते हैं ना, वो किसके अंदर करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सेल को तो पढ़ सकते हो माइक्रोस्कोप पे, लाइट माइक्रोस्कोप पे, लेकिन जो सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं उनकी स्टडी के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है? हमारे पास 10,000 होती है, जबकि सॉरी, जिसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है? 10,000। जबकि हम लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 500 टाइम्स जो है वो बेटर होती है अनइटेड, ह्यूमन अनइटेड से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट बेसिकली होता है क्या है? दो सेल्स, दो ऑर्गेनील्स या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम कंट्रास्ट कहते हैं। और ये ज्यादातर हमें कहाँ से मिलता है? फिक्सिंग से और स्टैनिंग से। अब फिक्सिंग और स्टैनिंग क्या है? हम जो स्लाइड बनाते हैं ना, जिसके ऊपर हम पार्टिकुलर टिश्यू या पार्टिकुलर सेल या पार्टिकुलर ऑर्गेनील को देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम कलर डालते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सही तरीके से नजर आए और एक दूसरे से वो डिफरेंट हो जाए। क्योंकि जो ऑर्गेनील ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हम उनके अंदर कुछ डायज इस्तेमाल करते हैं, DYES, डायज, रंग इस्तेमाल करते हैं। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? स्टैनिंग कहा जाता है। तो ये जो कंट्रास्ट है ये हमें ज्यादातर फिक्सिंग से मिलता है, और किससे मिलता है? स्टैनिंग से मिलता है। ये बाकायदा एक पूरी की पूरी टेक्निक होती है, जो हम हिस्टोलॉजी करते हैं ना उसके अंदर। इससे आपका फिलहाल इतना लेना देना नहीं है। जस्ट आप रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस करें और मैग्निफिकेशन के ऊपर फोकस करें। बाकी कंट्रास्ट का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है और हमें ये किस चीज से मिलता है, कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो स्टैनिंग एंड फिक्सिंग से हमें कंट्रास्ट मिलता है। और ये होता क्या है? किसी भी दो सेलों के बीच का या दो ऑर्गेनील्स, टिश्यू या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? कंट्रास्ट कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा